So integrated circuits, what is an integrated circuits, why we are using integrated circuits, and why they are preferred so much. Let us see the very basic definition of the integrated circuit. It is basically a low cost electronic circuit, very small in size, which consists of active and passive components, and those components are joined together and then placed on a single crystal chip of silicon. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सिंगल, मान लीजिए सिलिकॉन का वेफर है, उस सिलिकॉन के वेफर पे हम अपने एक्टिव कंपोनेंट्स लाइक आपका ट्रांजिस्टर्स हो गया, ओपैम्प्स हो गया, और पैसिव कंपोनेंट्स लाइक आपका रेजिस्टर्स हो गए, तो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं एक सिंगल क्रिस्टल पे. अगर हम पहले की बात करें, इफ यू मूव टू द ओल्डर डेज, पहले क्या होता था, वी सी दैट द कंप्यूटर्स वर ऑफ वेरी बिग साइज, मतलब पूरे एक रूम के साइज का कंप्यूटर हुआ करता था. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, कंप्यूटर का साइज हमारा कंप्रेस होता गया. फिर हमारा डेस्कटॉप्स आए, फिर हमारे टीएफटी स्क्रीन्स आए, फिर लैपटॉप्स आए, पाम टॉप्स आए. तो एक्चुअली जो हमारा बहुत बिग साइज था कंप्यूटर का, जो पहले हम यूज कर रहे थे, वो साइज हमारा मिनिएचर होता गया या छोटा होता गया. एंड दैट मिनिचराइजेशन इन द साइज, that was possible because of the advancement in the technology, or you can say basically it was because of the invention of the integrated circuits. So integrated circuits was developed or invented in the late 1950s by Texas Instruments. More specifically, if we speak, it was invented in 1958 and about 1959 by the Texas Instruments, and it brought, you can say, it brought a boon to the फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. बिकॉज अर्लियर इफ वी सी, हमारे जो भी डिवाइसेस होती थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो बहुत ज़्यादा, उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती थी या स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते थे उसमें, जिनको हम आपस में कनेक्ट करते थे, वो डिस्क्रीट होते थे. लेकिन जब हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स आया, तो वो सारे डिस्क्रीट कंपोनेंट्स एक जगह पर आ गए. एक जगह पर आने से, जैसे हम कह रहे हैं कि हमने सिलिकॉन का वेफर लिया और उस पर हमारे सारे कंपोनेंट्स को हमने फैब्रिकेट कर दिया, तो वो जो स्पेस रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई. ना हमारी सिर्फ स्पेस रिक्वायरमेंट कम हुई, इससे जो हमारा प्रोपोगेशन डिलेज वगैरह मिलता था सर्किट में, किसी भी जो डिवाइस को हम बनाते थे, वो प्रोपोगेशन डिले कम हो गया. ऐसा करने से हमारा पावर कंजम्पशन भी बहुत हद तक कम हो गया, रिलायबिलिटी बढ़ गई सिस्टम की, उसकी लाइफ टाइम बढ़ गया, और ये कह सकते हैं अगर उसको एस्थेटिक्स पर्पस से देखा जाए, उसका एस्थेटिक्स बहुत अच्छा हो गया. तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में धीरे धीरे काफ़ी डेवलपमेंट होता गया. एंड दिस डेवलपमेंट वी कैन सी टुडे कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वी आर यूजिंग, उसमें भी हमारी आईसीज लगी हुई है, लैपटॉप्स है उसमें भी आईसीज लगी हुई है. Almost in every electronic gadgets we are using these ICs in some or other forms depending on the application where we have to use it. तो ये तो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बेसिकली जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है उसके बारे में ये नॉलेज हुई कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता क्या है. यहाँ पर आप एक आईसी देख सकते हैं, 841 CS आईसी, जहाँ ये मलेशिया में मैन्युफैक्चर की गई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है. तो इस तरह से हमारी बहुत सी आईसीज आती हैं. जैसे हमें अपने सिलेबस में इस बार पढ़नी है 741 आईसी, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी है. फिर 555 आईसी हम पढ़ेंगे, टाइमर की आईसी है. फिर पीएलएल की आईसी पढ़ना है. तो इस तरह से हमें कुछ कुछ एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसीज के बारे में पढ़ना होगा. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. There is no area left where integrated circuits are not used today. Almost in every electronics field we are using somewhere the integrated circuit in some form. Whether you talk about computers, whether you talk about instrumentation, whether you talk about control field, whether you talk about communication field, everywhere these ICs have emerged as a boon to the electronics field. Now why are we using these ICs? कोई भी चीज़ यूज़ करने का हमारे पास कुछ रीज़न होना चाहिए. जैसे हमने कहा कि हमारे कंप्यूटर्स की साइज़ बहुत बड़ी होती थी, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को हम आपस में कनेक्ट करते थे, और फिर ICs आई, फिर उन्होंने ICs ने उन डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को रिप्लेस किया, वो एक सिंगल सिलिकॉन वेफर पे आ गए. तो आखिर एडवांटेज क्या था इसका हमारा, जिसकी वजह से हम IC की तरफ शिफ्ट होते गए, या हमने इसको
बहुत ही अच्छे से अपना लिया। तो अगर हम एडवांटेज देखें तो सबसे पहली बात हमको दिखता है कि साइज़ हमारी बहुत कम हो गई, और साइज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में। अगर साइज़ हमारी हम मिनिएचर करते जा रहे हैं, छोटी करते जा रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड फैक्टर for any product which we are designing. Plus, the cost of these ICs are low. Why the cost is low? Because they are produced in mass और bulk. इनका mass production होता है, bulk में एक साथ बहुत सी ICs बनती हैं, तो ये काफ़ी cheap होती हैं. Their cost is low. Also weight हमारा लेस हो जाता है, because एक single wafer पे now we are fabricating all the active and passive components. सप्लाई वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो अभी तक हम हर कंपोनेंट्स को अलग अलग सप्लाई वोल्टेज पे काम कराते थे अर्लियर, अब वो सारी हमारी जो कंपोनेंट्स है वो एक सिंगल वेफर पे आ गए हैं, तो जो सप्लाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पावर कंजम्पशन भी कंपैरेटिवली इट विल बी वेरी लो। रिलायबिलिटी रेट, इफ वी टॉक अबाउट आईसीज, इनका रिलायबिलिटी रेट बहुत अच्छा होता है। एंड स्पीड, बिकॉज मिनिचराइजेशन हो रहा है, सारे कंपोनेंट्स हमारे एक सिंगल वेफर पे आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनके बीच में अगर देखा जाए, जैसे आप अलग अलग सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्पेस ज़्यादा ले रहा था, डिस्टेंस ज़्यादा था उनके बीच में, तो ओवरऑल इफेक्ट स्पीड पर काफ़ी पड़ता था। लेकिन अब साइज कम होने से जो हमारी स्पीड है या वर्किंग जो है हमारे सिस्टम की, वो क्या होगी, काफ़ी एनहांस हो जाएगी। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस which was responsible for the advancement and for the reception of the ICs in electronics field. Now here we can see that we can classify the integrated circuits in two ways. The first classification is done on the basis the classification of ICs like digital ICs or linear ICs. This is based upon the input signal which we are providing to the IC. And then two other forms are discussed here, like monolithic circuits and hybrid circuits. So first let us see what is digital IC and what is linear IC. What is the basic difference between these two ICs? Linear ICs are also known as analog ICs, because in these type of ICs the input signal as well as the output signal is analog in nature. That is, there is a linear relationship between the output and the input. And if we talk about digital ICs, like if we see linear ICs, the very basic example of a linear IC is a 741 op-amp IC, or any IC of op-amp you can take. Operational amplifier is a linear IC. The relationship between the output and input there is linear, the signals are analog. If we talk about digital ICs, the very good example of digital ICs are like gates, counters. These all are digital ICs because there the input and output is in digital form. That means the signal with which we are dealing is deciding the type of IC, that whether it is analog which is also known as linear, or whether it is digital. There are two other forms of classification also for integrated circuits, that is monolithic ICs and hybrid ICs. If we see monolithic ICs, see what is monolithic IC? Take a single silicon wafer, and on that silicon wafer we mount all the components which we want to mount for specific application. Like we have taken a single wafer of silicon, we have mounted transistor, resistor, diodes on it. So the circuit thus formed by using a single wafer and all the components mounted on it is known as monolithic circuit or monolithic IC. And what is hybrid IC? Take different monolithic ICs and connect them on a common substrate, then it is called hybrid ICs. मतलब hybrid ICs हमारी बहुत सी मोनोलिथिक आईसीज से मिलकर बन सकता है, जबकि मोनोलिथिक आईसी हम बात करें तो ये एक इंडिविजुअल एंटिटी है जिसमें हमारा एक सिंगल वेफर पे आपके सारे कंपोनेंट्स माउंटेड होते हैं। जबकि हाइब्रिड में क्या होता है कि बहुत सारे मोनोलिथिक आईसीज को आप लेकर आपस में कनेक्ट कर देते हैं ऑन अ सिंगल सबस्ट्रेट. So this is also a type of classification for ICs, that is monolithic and hybrid. Now IC packages, what do we mean by IC package? अब आपने देखा होगा कि कोई भी जो IC आती है तो वो बाहर से जो उसकी केसिंग होती है वो प्लास्टिक की, ज़्यादातर वो केसिंग प्लास्टिक की देते हैं.
जो मेन सर्किटरी होती है, दैट मेन सर्किट इज इनसाइड दैट प्लास्टिक एक्चुअली. So that plastic covering which we are doing on the circuit is known as IC packaging. What is the purpose of doing that? Why can't we use the circuit directly? See, if we use the circuit directly, there will be chances of contamination from the environments like dust, moisture, humidity. There are different environmental factors which can affect the working of the circuit. But if we are protecting it by using a casing like of plastic or ceramic or something like metal, then in that case we will be able to protect the interior circuit from different environmental factors like I just told, dust, humidity, moisture. So for that purpose the packaging of IC is done. Now here different types of IC packages which are generally used are mentioned, like SSI, which stands for small scale integration, then MSI, which stands for medium scale integration, then LSI, large scale integration, VLSI is very large scale integration, and ULSI is ultra large scale integration. Today almost all the IC packages which we are using comes in the category of either VLSI or ULSI. When it was in developing phase, when the ICs were in developing phase, it started with SSI, then gradually it moved towards MSI, then gradually towards LSI, and then finally we are in the stage of VLSI and ULSI. All the computer chips which we are using today in our laptops, computer, all the other different chips, they are all coming under the category of VLSI. Now how this categorization has been done, we can see here a table. If there are less than 10 active devices, you can say, or less than 10 gates, somewhere it's written, if the value of those components is less than 10, then they fall into the category of small scale integration. And here some examples are given like diodes, BJTs, integrated resistors. Then comes the MSI. In this the active components number is less than 100, and in this category falls the enhancement MOSFETs and the BJTs. Then large scale integration, they have more than 100 active devices, and we can see the example like MOSFETs, metal oxides, semiconductor, field effect transistors. Then VLSI, in VLSI packages the number of active devices will be more than 1000. So we can see how the number of active devices is gradually increasing. And if we see the microprocessors which we see in our computers, 8-bit, 16-bit microprocessors, they all come under the category of VLSI. Then ultra large scale integration, they have more than or over more than 1 million active devices, like the latest series of microprocessors, all Pentium i3 series, i5, i7, they all are under the category of ULSI. So these are the different packages of ICs which are available today. And remember, we are living in the era of VLSI and ULSI. अगर आपकी नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ती जा रही हैं एक सिंगल वेफर पे, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सर्किट आपका कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. कहाँ आपके सर्किट पे एक तरफ 10 डिवाइस पहले आप कनेक्ट कर पा रहे थे, नाउ यू आर एबल टू फैब्रिकेट ओवर 1 मिलियन डिवाइसेस ऑन अ सिंगल सिलिकॉन वेफर. सी द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, हाउ इट, see the growth, like from 10 devices to 1 million devices. This is quite a very pretty good growth if we can see in the field of integrated circuits. But we see that the complexity of the circuit will increase. When the complexity will increase, we know that it will not be available in such cheap form. The cost will also increase, but the working reliability, everything will also enhance. IC package types, like in different forms IC packages are available. The three basic forms are metal can package, dual inline package, and flat package. If we see metal can package, then here is, you can see the diagram of the metal can package. आपका एक जो सर्किट होता है वो मेटल केसिंग के अंदर आपका सील होता है, इसको हम ट्रांजिस्टर पैक भी बोलते हैं. अच्छा, यहाँ पर मेटल केसिंग यूज करने का क्या फायदा है कि इस तरह की आईसीज में जब हम मेटल कैन पैकेजिंग करते हैं ना, तो उनका जो हीट डेसिपेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मेटल्स का हम जानते हैं हीट डेसिपेशन पावर अच्छा है.
तो अगर अंदर हमारा सर्किट में हीट जनरेट हो रहा है तो उसका डेसिपेशन हमारा आसानी से हो सकता है, बिकॉज द आउटर कवरिंग ऑफ दैट सर्किट और द सर्किट इज प्रोटेक्टेड बाय अ मेटल कैन। तो इस वजह से अगर हीट डेसिपेशन देखा जाए तो काफ़ी अच्छा होता है इस टाइप के पैकेजेस में। जनरली अब ये यूज़ नहीं किए जाते हैं आजकल। आजकल हम डुअल इनलाइन पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं, विच यू विल सी डुअल इनलाइन पैकेजेस। ये पैकेज आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको यूज़ करने का फ़ायदा एक ये होता है कि इसकी माउंटिंग बहुत ईजी होती है पीसीबीज पे, चाहे आपका सरफेस माउंट हो चाहे थ्रू होल पीसीबी हो। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ दीज आईसीज ऑन दोस पीसीबीज। तो आजकल हमारा सब डुअल इनलाइन पैकेज ही हम लोग देखते हैं अपना लैब्स वगैरह में, जो भी आईसी अवेलेबल है। ब्रेडबोर्ड पे भी इनकी माउंटिंग बहुत आसान होती है। तो इसमें जो आपकी चिप होती है वो प्रोटेक्टेड होती है इनसाइड अ प्लास्टिक और सिरेमिक केस, यानी ये जो आपको केसिंग दिख रही है दैट कैन बी ऑफ इधर प्लास्टिक और सिरेमिक। जनरली प्लास्टिक इज यूज्ड एंड दे, ये जो साइड से आपको कनेक्शंस निकले हुए दिख रहे हैं ये बेसिकली पिंस हैं, और इन पिंस का हर पिन का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे इनपुट के लिए अलग पिन, आउटपुट के लिए अलग पिन, सप्लाई के लिए अलग पिन। मतलब इन पिंस का, ये जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन हम दे रहे हैं उनका अपना, हर पिन का अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे मतलब है। 8 पिन की अगर हमारी आईसी है तो देखिए आपकी जो पिन्स होंगी वो कैसे अरेंज होंगी। जैसे आपका आईसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपका आईसी है तो उस रेक्टेंगल के दोनों तरफ पैरेलली आपकी पिंस प्लेस होंगी इक्वल अमाउंट में। जैसे अगर हमने कहा कि हमारा वी आर हैविंग 8 पिन डिप, और 8 पिन डिप इज आल्सो नोन एज मिनी डिप, 8 पिन डुअल इनलाइन पैकेज। तो उसमें जो हमारी 4 पिंस होंगी दैट विल बी ऑन द वन साइड ऑफ दैट रेक्टेंगुलर केसिंग एंड 4 पिंस विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर केसिंग। if we are having 12 pins IC, then 6 on one side and then 6 on the other side. So in this way the pins are placed along the rectangular casing in a parallel manner. That is why they are known as dual inline package. The name comes from the structure. Like there we were using metal for the protection of the circuit, so it was known as metal can package. It was formed in the form of can. This is known as dual inline package because there is dual lines of pins across the circuit or rectangular cases. So the name comes dual inline package. The 741 IC which we are going to study, that also comes in dip form, and it comes with 8 pin dip. That means there are 8 pins arranged in dual form or dip package. Then this is the flat package which was used earlier. Here also you can see how the structure of the flat package is there, and the chip or the main circuit is enclosed in the rectangular ceramic case. This is the, you can see this is the ceramic case. This is the ceramic case. Inside this case we have the chip. So this is the flat package. This is generally not used today. Today we are dealing with dual inline packages because their mounting is very easy on breadboards. And now see how to select the IC package, like which IC package we will be selecting. That depends on the application where you are using the package. Like if we talk about metal can package, for the circuits where heat dissipation is very important, because metal is a good conductor of heat, so heat dissipation is important. In that case we will be dealing with metal can package. Like for high power applications where heat is dissipated in significant amount, high power applications like power amplifiers, all the power electronic devices, they dissipate high power. So for those purpose metal can packages can be used, voltage regulators, ICs, etc. Dip packages or dual inline packages, they are used for experimental purpose. Like they are used on breadboards, they are used on PCBs. Why? Because the soldering and bending of those pins which are available in the dip packets are very easy. So they are suitable for printed circuit boards, they are suitable for breadboards. So wherever we need these type of applications we will be using dip packages. Then comes the flat packages. They are light in weight
and because of lightweight characteristic they are better suited for airborne applications. So depending upon your application you can select the IC package whichever you want. Now factors affecting the selection of IC package. The same thing is here again, that what is the cost of the package which you are using, reliability, what is the weight, whether it is lightweight, high weight, ease of fabrication, how easily it can be fabricated on a PCB, power to be dissipated, like the circuit is dissipating more power and power is dissipated in the form of heat, then better use metal can packages, and need of external heat sinks. So these are the basic factors which affect the selection of IC packages. These are the temperature ranges. For different purpose, the same manufacturer give different ICs. Like suppose if you are talking about 741 op amp IC, then for military purpose the range of ICs which are given by the manufacturer is different. For industrial purpose the ICs which are manufactured they are different. For commercial purpose the range of ICs which are manufactured are different. If we see the military temperature range, it is very vast, from minus 55 to plus 125 degrees centigrade. This is the range of ICs which we are going to use for military purpose, because there they should have the ability to withstand very low temperature as well as very high temperature. Then comes the industrial temperature range. The gap is little less now, like from minus 20 degrees centigrade to plus 85 degrees centigrade. Then comes the commercial temperature range, which we generally use for our labs purpose and in different projects which we make. They are for commercial purpose. The ICs used there are for commercial purpose, which are generally available in the market. And the range for commercial temperature is from 0 degree to plus 70 degree centigrade. So these are the temperature ranges you can see here. We will be studying 741 for commercial temperature range. Now let us come to the main syllabus. The main syllabus of integrated starts from 741 op-amps. Till now what we have been discussing was the introduction to the subject itself. What does the subject itself says? The name of the subject is integrated circuits. What do we mean by integrated circuits? Why we prefer integrated circuits? What are the advantages of using integrated circuits? In how many different packages it comes? The different integration levels, the different types of ICs. That means the basic knowledge now everyone has about the ICs. Now let us move to the main syllabus, which starts with operational amplifier. Operational amplifier C. The name itself suggests that what functions this device is going to perform. Amplifier means a device which is going to amplify the strength of the signal given at its input. Like whatever signal we are giving at the input of this device will be amplified and given at the output. This is the basic work of the amplifier. Now what do we mean by operational here? Operational means this amplifier is going to perform certain operations, and those operations are mathematical operations like adding, subtracting, differentiating, integrating, taking log, taking anti-log. All such mathematical operations can be performed by the use of these operational amplifier ICs. So now it must be very clear that for what purpose we will be using the operational amplifier. For different arithmetic operations and for amplification purpose. Now technically if we speak, then we see that operational amplifier is a direct coupled high gain amplifier which consists of one or more differential amplifiers, and that is followed by a level translator and output stage. Now whatever has been said here we will see it when we will come to the block diagram of the op amp. Like there are different differential amplifiers. See, we see the IC in its form, that if we see the IC of 741 तो हमारे पास एक
8 पिन की हमको आईसी दी जाएगी और कहा जाएगा कि ये ओप एम्प की आईसी है, लेकिन उसकी इंटरनल सर्किटरी में आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स लगे होंगे, लेकिन बाहर से देखने पर हम कहेंगे कि ये हमारी सिंगल ओप एम्प की आईसी है। अंदर का सर्किट क्या है, उससे अंदर उसमें क्या वर्किंग है उससे हमें नहीं मतलब, हमें ये देखना है कि जो हमारी आईसी है वो 74 आईसी को उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उस आईसी को हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए कैसे वर्क करा सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल डिवाइस, frankly speaking it is a very versatile device and it can be used to amplify the DC signal as well as the AC signals. That means आपके दोनों तरह के signals इसमें amplify हो सकते हैं, DC भी और AC भी। like low frequency signals भी amplify हो सकते हैं, high frequency signals भी amplify हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि bandwidth बहुत high होती है op amp की, because it is able to amplify DC as well as AC signals. And originally अगर बात की जाए तो it was designed to compute the mathematical functions like addition, subtraction, multiplication, integration, differentiation, log, antilog. Different operations were performed, but today we are using these op-amp ICs for different applications. So it is said to be a very versatile device. That means it can be used for various fields. It has high bandwidth. That means it is able to amplify DC signals as well as AC signals. तो ये तो बात हो गई हमारी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेसिक्स की कि ये क्या करने वाला है या इसका काम क्या है। अब आगे की जो दो यूनिट्स है, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, इसमें हम इस ओप एम्प को डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए ही यूज़ करने वाले हैं। पहले फर्स्ट यूनिट में वी विल स्टडी की इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये कैसे काम करता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड यूनिट में वंस वी आर फुल्ली known with the properties of the op amp, we will be using those properties for different applications, and those applications will be linear applications and non-linear applications. So let us first understand the basics of op amp. See, this is the chip for op amp with its along with its pin diagram. You can see this is a, if we talk about the IC पैकेज, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा IC पैकेज कौन सा हमने यूज़ किया हुआ है, डुअल इनलाइन पैकेज, यानी ये IC 741 ओप एम्प की जो है ये डिप फॉर्म में आती है। अच्छा, बेसिकली यहाँ देखिए जो 741 ओप एम्प हम पढ़ रहे हैं, ओप एम्प की बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो डिफरेंट नेम से अपनी आईसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं ओप एम्प की। जैसे 741 आईसी जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसका मैन्युफैक्चरर फेयरचाइल्ड कंपनी है और ये ओप एम्प आईसी बनाती है अंडर द नेम 741। इसी तरह हमारे पास LM351 है, ये भी ओप एम्प की आईसी है। ऐसी हमारे पास बहुत सी ओप एम्प्स की आईसी हैं जो ओप एम्प का या एम्पलीफायर का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। वी विल बी डीलिंग विद दिस 741 ओप एम्प। तो यहाँ पर आप देखिए आपकी 8 पिन की आईसी है, यहाँ पर इसने डायमेंशंस भी दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे म्यूए लिखा है, ये म्यूए का मतलब ये क्या है, ये कंपनी का नाम दिखा रहा है। अभी हमने बताया ये कंपनी हमारी फेयरचाइल्ड कंपनी है, तो फेयरचाइल्ड कंपनी का जो इनिशियल है वो म्यूए है। 741 हमारा आईसी नंबर है जो कि ओप एम्प की आईसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर पिन डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, जब भी कोई हम आईसी लेते हैं तो उसमें पिन्स की नंबरिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक नॉच है, इस नॉच से जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हम पिन की नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये नॉच था, नॉच के एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक बबल बना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, 4 और फिर इधर फिर अभी आ जाएंगे दूसरी तरफ और फिर 5, 6, 7 एंड 8। तो इस तरह से हम पिन्स की नंबरिंग करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको पिन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके स्टार्ट करें, क्योंकि हर पिन का अपना स्पेसिफिक पर्पस होता है और उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो पिन हम यूज़ करते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट हम कह रहे हैं पिन नंबर 2 पर हमने देना है और हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर दी, तो हमारी पिन नंबर 2 इधर पड़ जाएगी। तो उस कंडीशन में वर्किंग हमारी क्या हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दिस पिन इज स्पेसिफाइड फॉर द सप्लाई वोल्टेज, दिस इज पिन नंबर 7 एंड दैट वाज गिवन फॉर द सप्लाई वोल्टेज। तो अब देख लेते हैं पिन्स में। यहाँ पर आप देखिए ये ट्रायंगल बनाया गया है, दिस ट्रायंगल इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन फॉर ओप एम्प। अगर कहीं भी हम ओप एम्प की बात करेंगे तो हम बार बार ये पूरी
डुअल इनलाइन पैकेज वाली आईसी नहीं बनाएंगे. सिंपली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओपैम्प, हाउ वी विल रिप्रेजेंट दैट ओपैम्प? बाय यूजिंग दिस ट्राइंगल. ये ट्राइंगल बेसिकली हमारा शो कर रहा है कि हमारा ओपैम्प है. अब इस ट्राइंगल में हम 3 टर्मिनल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें दिखाने होंगे. 2 टर्मिनल्स इनपुट के लिए एंड 1 टर्मिनल फॉर द आउटपुट. ये 3 terminals are very important to show while representing the op amp. Rest the pins you can omit while designing, though they are important, but for representation you can leave those pins. Now why 2 inputs are used here? Because remember that operational amplifier is a differential amplifier. What do we mean by differential amplifier? Differential amplifier is that we are amplifying the difference between these 2 input terminals. Whatever is the difference between these 2 input terminals will be measured and it will be amplified and then given at the output. So let us see the pins now. Pin number 1 is for offset null. What is this? We will see when we will discuss the electrical characteristics of the op amp. Pin number 2 is inverting input. Pin number 3 is non-inverting input. Pin number 4 is the supply voltage, the negative supply voltage. See, why here minus 15 volt is written? Because these ICs works best under this amount of supply voltage, minus 15 volt. So this is the negative supply voltage. Then pin number 5 is again for offset null. From pin number 6 we will take out the output, the amplified output. Pin number 7 is for positive supply voltage and 8 pin number is for no connection, that is it is left unconnected. So this is for no connection. So if anyone asks about that how much pins are there in a 741 op amp IC, who is the manufacturer of 741 IC, what is the symbol of 741, all these questions can be answered now. Like 741 is manufactured by Fairchild. It is a 8-pin IC. It comes in dual inline package form. It works under the supply voltage of generally plus minus 15 volt. There are 8 pins, 2 for inputs, 1 for output, 2 for supply and 2 for offset null. So the basic of the op amp chip we have studied here. Let's move to the next slide. The same thing has been mentioned here, that op amp have 5 terminals, 2 for inputs, 1 for output and 2 for power supply. See, here it is written that the output goes positive when the non-inverting input goes more positive than the inverting input and vice versa. What do we mean by this? Let us see this diagram. It says the output will go positive whenever the voltage at this positive terminal is greater than the voltage at this inverting terminal. मतलब अगर हम पूछ रहे हैं कि हमारा आउटपुट कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 इनपुट सप्लाई कर रखे हैं. अगर आप देखिए, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है और दूसरा आपका इन्वर्टिंग इनपुट है. तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से क्या होगा, अगर हमारा इन दोनों इनपुट्स में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ इन्वर्टिंग पे 2 वोल्ट दिया और नॉन इन्वर्टिंग पे 5 वोल्ट दिया, तो जाहिर सी बात है कि द वोल्टेज विच वी आर अप्लाइंग एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्रेटर दैन द वन विच इज अप्लाइड एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल. तो इन दैट सिनेरियो जो हमारा आउटपुट आएगा दैट विल बी पॉजिटिव. अब अगर मान लीजिए हम इनपुट पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर, जैसे यहाँ पर हमने 5 वोल्ट दे दिया इन्वर्टिंग पे और नॉन इन्वर्टिंग पर हमने दे दिया 2 वोल्ट, यानी कि इन्वर्टिंग पर हमारा वोल्टेज ज़्यादा जा रहा है. तो उस कंडीशन में जो हमको आउटपुट मिलेगा वो हमको नेगेटिव मिलेगा. तो यहाँ पर आउटपुट कब पॉजिटिव मिलेगा कब नेगेटिव मिलेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द वोल्टेज विच इज बीइंग अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ऑफ द op amp. तो यही यहाँ पर इसने लिख के बताया हुआ है. देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर इसने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाया है. अब देखिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई किया है. वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है ये हमारा, ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है. और जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको हमने ग्राउंड कर दिया है. ग्राउंड मीन्स दैट ये हमारा 0 वोल्ट पे. अब ये जो वोल्टेज है पॉजिटिव पे, ये जाहिर सी बात है इस नेगेटिव वाले से ज़्यादा है. तो यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिलेगा वो सेम फेज में मिलेगा इनपुट के, लेकिन उसका एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा. तो देखिए यहाँ पर इनपुट का फेज और आउटपुट का फेज दोनों सेम है.
बस ये एम्पलीफाइड वर्जन है, यानी देयर इज 0 डिग्री फेज चेंज। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अब हमने इनपुट नेगेटिव पे अप्लाई कर दिया है, सेम साइनसॉइडल इनपुट है, और पॉजिटिव को वी हैव ग्राउंडेड, दैट इन दैट कंडीशन the output is coming 180 degree out of phase with the input. You can see the phase difference between the input and the output. There is a phase difference of 180 degree. Why this is the case? Because the voltage at the inverting terminal is greater than the voltage at the non-inverting terminal, so there will be a phase change of 180 degree. Basic information of op amp is given here. Power supply connection. The power supply which we talked, हमने देखा था pin number 4 and 7 पर we were giving the supply voltage. Pin number 4 was for negative supply and 7 was for positive supply. तो जो supply voltage का range है वो 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक हो सकता है। प्रॉपरली वर्किंग कराने के लिए 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक का सप्लाई वोल्टेज हम देते हैं 741 आईसी को। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, इसको देखने से पहले हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं।